साथियों, अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम तीसरे भाग में चर्चा कर रहे हैं और तीसरे भाग का नाम है वैभव का मार्ग, राष्ट्रीय चेतना का जागरण। तीसरे भाग के तहत अब हम साथियों 17वें अध्याय में बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति। यहाँ तक साथियों उन्होंने जो पहला भाग था जीवन का लक्ष्य, दूसरा भाग था राष्ट्र और इसकी समस्याएं, पूरे जीवन लक्ष्य में विचारधारा का बातचीत हो गया और राष्ट्र और इसकी समस्याएं में राष्ट्र के अंदर की बात हो गई। अब वो तीसरे भाग से अब ये चर्चा शुरू करते हैं कि इस वैभव को कैसे लागू करना है, यानी इस राष्ट्रीय चेतना को कैसे जागरण करना है, राष्ट्रीय चेतना कैसे जगानी है। इसकी शुरुआत साथियों यहाँ से करते हैं। तो ये जो 17वां अध्याय है इसके अंदर साथियों गोलवलकर वही पीछे जो हम थ्योरियों में समझा चुके हैं उन्हीं थ्योरियों को दोहराते हैं वो, इसलिए हम 17 जो अध्याय है उसकी बात दोबारा नहीं कर रहे क्योंकि रिपीट वही थ्योरियां हैं। इसलिए इस अध्याय के अंदर जो भी चर्चा है ये वही चर्चा है जो पहले हम कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा चर्चा इसकी नहीं कर रहे। अब साथियों हम 18वें अध्याय पे बात कर रहे हैं। वो 18वें अध्याय का नाम है एकात्मक शासन की अनिवार्यता। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर आरएसएस ने शासन व्यवस्था कैसी हो उसके ऊपर पूरी एक दिशा दी है। जो वर्तमान में हमारा संविधान है, जो हमारा संघीय ढांचा है, इसका विरोध किया है, शुरू से आरएसएस इसका विरोध कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या समझ है और एकात्मक शासन व्यवस्था किस तरीके की चाहता है वो। तो जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में अभी क्या क्या करने वाली है। को इस अध्याय को पूरा आखिरी तक जरूर सुने। यहाँ पर वो चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब राज्यों को लेकर राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत सारे आवेदन, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारा विचार विमर्श चल रहा था। तो उसी विचार विमर्श के समय की परिस्थिति से वो अपनी चर्चा शुरू करते हैं जिसमें पहली हेडिंग है प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं। इसमें कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन समिति है, इसने अपना प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है। 2 सप्ताह हो गए हैं। जैसे ही प्रतिवेदन प्रकाशित किया उसके बाद से पूरे देश के अंदर विवाद हो गया है, पूरे देश में झगड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से राज्य बनाए जाएं और जो अलग अलग प्रांत बनने की भावनाएं हैं वो उमड़ रही हैं। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों का विरोध कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस तरीके से विवाद की स्थिति बन गई है और विरोध इतना तेज है, इतना तीव्र है कि आपसी में भी विवाद की स्थिति बन गई है। अगली हेडिंग आती है अंग्रेजों द्वारा प्रचार। इसके अंदर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने प्रचार किया कि भारत देश एक राष्ट्र नहीं है, ये अलग अलग संस्कृतियों का ये बहुत ही विस्तृत एक भूखंड है जिसमें अनेक देश, अनेक समुदाय, अनेक राष्ट्रीयताएं हैं जिनकी वंश, संस्कृति और भाषा की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग स्वरूप हैं। और आखिरी में उन्होंने यही समझाया कि ये जो भारत देश है ये जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसा एक राष्ट्र नहीं है, ये अनेक राष्ट्रीयताओं का एक समूह है। उसके साथ ये भी समझाया है कि आर्य बाहर से आए हैं, आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। आर्यों की संस्कृति जो है कि पहले दूसरी संस्कृति थी, अनार्य थे, द्रविड़ थे। तो आर्य जब हमारे देश में आए तो आर्यों ने धीरे धीरे करके देश पे कब्जा किया। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्यों की संस्कृति है जिसको आज हिंदू संस्कृति कहते हैं, उन्होंने समझाया कि संस्कृति भी विदेशी है, बाहर से आए लोग हैं। और वो कहते हैं कि इन्होंने जो विभेद हैं उनको बहुत ही ताकत से उभारा। वे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आर्य अनार्य की बात करते हैं, जैन और सिख की बात करते हैं, ब्राह्मण और अब्राह्मण की बात करते हैं। और आगे कहते हैं कि उन्हीं के कारण एवं उनके सत्ता काल में ही इस देश के विविध बहुधा परस्पर विरोधी जनों के विचित्र समुदाय में एक समान मातृभूमि, देशभक्ति एवं समान राष्ट्रीयता की भावनाएं सने सने विकसित हुई हैं।
इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा प्रचार किया गया वो ये समझाते हैं। साथियों, इसमें ये समझना है कि ये जो अंग्रेजों का प्रचार कह करके इस पूरे इतिहास को गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझना है कि खाली अंग्रेजी राइटर नहीं, हमारे देश के बहुत सारे लेखक, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने ये थ्योरी दी है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके की विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके के पंथ हैं, अलग अलग तरीके की संस्कृति हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं। ये बिल्कुल सच है, इसको हम नकार नहीं सकते। और इन्हीं सारी परंपराओं को जोड़ करके, एकजुट करके हमारा राष्ट्र बना। इसलिए इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लिया गया, ताकि सभी को एक राष्ट्र के साथ बांधा जा सके। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लिया गया। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझनी है। जो आरएसएस के लोग गोलवल कर खास तौर से इस पूरी चर्चा को, इस पूरे वास्तविकता को अंग्रेजों का षड्यंत्र बता करके इस पर पर्दा डालना चाहते हैं। यथार्थ है कि जो इतिहास हमारे सामने है, हमारे देश में आर्य बाहर से आए और बाहर से आने का हमारे देश में एक ही रास्ता था। वो रास्ता कौन सा था? जो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जितने भी विदेशी हमारे देश के अंदर आए, सिंधु नदी वाला, वो इसी रास्ते से आए। बाकी हमारे देश में विदेशियों का आने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर हिमालय है, नीचे पूरी तरीके से समुद्र है, इसलिए ऊपर से कोई नहीं आ सकता, नीचे से कोई नहीं आ सकता। विदेशी एक ही रास्ते से आए और इसलिए आर्य भी हमारे देश में इसी रास्ते से आए और इसलिए वो सिंधु नदी के पास में बसे। फिर सिंधु नदी से धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। जो आर्यवर्त जिसको कहते हैं आरएसएस के लोग, आर्यवर्त एक हिस्से में था, वहां से फिर दिल्ली के आजू बाजू का हिस्सा, हरियाणा और ये सारा दिल्ली का क्षेत्र जोड़ करके आर्यवर्त बना था। आर्यों ने धीरे धीरे करके पूरे देश पे कब्जा किया। और यह भी यथार्थ इतिहास है कि जब आर्य हमारे देश में आए थे तो यहां पहले से एक संस्कृति थी। जो अनार्य थे, अनार्यों से संघर्ष हुआ। आर्य जो है लड़ने में निपुण थे, उनके पास लड़ने का कौशल और कला था। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको वो हरा देते थे। जो एक कहानियों में देवताओं और राक्षसों का लड़ाई का वर्णन है, ये देवताओं और राक्षसों का चित्रण है। ये देवता आर्य हैं और राक्षस यहाँ के मूल निवासी है, अनार्य हैं, जिनके बीच में हमेशा संघर्ष हुआ। बाद में अनार्यों को हराया आर्यों ने और धीरे धीरे करके पूरे देश पर कब्जा किया। और एक चीज और समझना है कि आर्यों की थ्योरी जर्मनी में है। हिटलर ने उसी आर्यों की थ्योरी से पूरी तरीके से अराजकता की। हिटलर ये कहता था कि वो शुद्ध आर्य हैं, सबसे शुद्ध आर्य हैं, इसलिए इस दुनिया में आर्य सबसे पहले आए थे, इसलिए पूरी दुनिया पे राज करने का जो अधिकार है वो आर्यों का है। इस तरीके से उसने लॉजिक दिया था। और उसने ये भी कहा था इसलिए हमारा साम्राज्य, जो जर्मन के आर्य हैं, उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में रहना है, उनका ये अधिकार है। इस तरीके से इस थ्योरी को गढ़ा था। हिटलर की जो कॉपी है वो आरएसएस की है। आरएसएस ने पूरी उसी नस्ल की थ्योरी, पूरी हिटलर की जितनी भी अवधारणा, वो सारी अवधारणाएं आरएसएस की हैं। उसी थ्योरी से हमारे देश के अंदर वो राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। उसी तरीके से वो बात कर रहे हैं, नस्ल की थ्योरी से। इससे साथ ये समझना है कि आर्यों की थ्योरी जर्मनी और भी यूरोप के देश हैं, कुछ इस्लामिक देश हैं जिनके जो ग्रंथ है उसके अंदर भी आर्यों की थ्योरियां हैं। इसलिए यह सुनिश्चित है कि आर्य बाहर से आए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरएसएस और उसके कुछ लोग हैं वो थ्योरियों को बदल करके, गढ़ करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साजिश था, षड्यंत्र था। ये सही नहीं है, मगर सच यही है साथियों। दूसरा जो इसमें वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा अंग्रेजों ने प्रचार किया कि अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग राष्ट्रीयता हैं। ये समझना है साथियों कि राजाशाही व्यवस्था में हमारे देश के अंदर 200-300 रियासतें थीं, राजाओं की सत्ताएं थीं। जो राजा अपनी रियासत को अपना स्वतंत्र राष्ट्र मानते थे, ये तो ऐतिहासिक तथ्य अभी की बात है। हमारे देश में इस्लामिक शासक आए, उनकी भी सत्ताएं कायम हुई।
वो भी अपनी सत्ता को स्वतंत्र राष्ट्र मानते थे और एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे कब्जा करने के लिए। जो जिसको जीत लेता था वो राष्ट्र उसके अधीन हो जाता था और वो बाद में वो कहता था मेरा इतना बड़ा राष्ट्र हो गया, राष्ट्र का विस्तार हो गया। साथ में ध्यान रखना है, ये बात सच है कि अंग्रेजों ने धर्म आधारित जो राजसत्ताएं थीं उनको खत्म किया, उनको नष्ट किया। इस्लाम धर्म की राजसत्ता को उन्होंने नष्ट किया, हिंदू धर्म की राजसत्ता को नष्ट किया, सिख धर्म की राजसत्ता को नष्ट किया और सारी धर्म आधारित राजसत्ताओं को नष्ट करके धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा लेके आए और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से सारी एक राष्ट्र को एकजुट किया और राष्ट्र को एकजुट करने के बाद एक राष्ट्र कायम किया और इस तरीके से पूरी एक बड़ी सरकार को कायम किया। ये अंग्रेजों ने किया, ये यथार्थ है, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है, यदि धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर राजसत्ताएं कायम होती, जिस धर्म को गोलवलकर नस्ल कहते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे देश के अंदर 3-4 टुकड़े होते, देश के 3-4 टुकड़े होते। एक इस्लाम धर्म के नाम पे होता क्योंकि वो शासक थे, एक हिंदू धर्म के नाम पे होता जहाँ हिंदुओं का शासन था, एक सिख धर्म के नाम पे होता जहाँ सिखों का शासन था, और कुछ जगह ईसाई जैसे गोवा में थे और भी जहाँ जहाँ ईसाई थे वो कहते हैं यहाँ हमारा शासन होगा। गोलवलकर ये भी समझा इसके पहले चैप्टरों में कि धर्म जब बंटवारा हो रहा था तो उस समय धर्म आधारित राज्य बनाने की चर्चाएं भी बड़ी तेजी से थीं और इसकी शुरुआत हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से आरएसएस ने ही किया। इसी चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसी चक्कर में खालिस्तान की मांग उठी, इसी चक्कर में ये इन्होंने गोलवलकर ने कहा कि पदरस्तान बनाना चाहते थे ईसाई। तो ये सारी जो अलग अलग तरीके की परिस्थितियां थी, इसको ध्यान रखना है। इन सारी परिस्थितियों को बांधा गया धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से। और दूसरा जो इसके अंदर वो कहते हैं कि संघीय ढांचा जो बनाया गया ये अंग्रेजों की साजिश थी। अंग्रेजों की साजिश नहीं थी साथियों, इसी संघीय ढांचा से देश को एकजुट किया गया, देश को बांधा गया। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर अलग अलग स्टेट थे, सारे स्टेट्स को मिलाकर के यूनाइटेड स्टेट बना, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जितनी सारी संस्कृतियां थीं, जितनी सारी बोलियां थीं, जितनी सारी भाषाएं थीं, जितना अलग अलग तरीके का कल्चर था, उस सब को अलग अलग उनकी स्वतंत्रता के साथ जिंदा रखते हुए सबको मिला करके एक राष्ट्र बनाया गया। इसलिए हमारे संविधान के अंदर संघीय ढांचा निर्मित किया गया, संघीय ढांचा बनाया गया, धर्मों के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखना है। आरएसएस केवल धर्म के आधार पर बंटवारा चाहता था, ये जो विविधता है इसको तोड़ना चाहता था और ये विविधता उस समय टूट नहीं सकती थी। विविधता तोड़ने की कोशिश करते तो देश टूट जाता। इस परिस्थिति को भी साथी हमको ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि जो आरएसएस हर कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, परिस्थितियों के कारण से वो परिस्थितियां बनी। उस समय के बुद्धिजीवियों ने जो भी बेहतर हो सकता था उस समय उस राष्ट्र के लिए वो बेहतर किया। यदि इस पूरी अवधारणाओं से वो राष्ट्र को नहीं बांधते तो राष्ट्र एकजुट नहीं होता साथियों। ये सारी चीजों को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती नेताओं की परीक्षा। इसमें वो वही आरोप लगाते नेताओं को कि नेताओं ने ये धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को ला लिया, जो राष्ट्रीय जीवन का सूत्र था उसको भूल गए। राष्ट्रीय जीवन, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हिंदू राष्ट्रीय जीवन है, उस राष्ट्रीय जीवन से राष्ट्र बनाना था और उस राष्ट्रीय जीवन का मतलब एकात्मक यानी एक तरीके की व्यवस्था कायम करनी थी। ये अलग अलग तरीके के कल्चरों का जो राष्ट्र कायम किया, अलग अलग कल्चरों का जो राज्य बनाया, ये राज्य नहीं बनाना था, केवल एक ही कल्चर का, एक ही तरीके का, एक ही तरीके की सरकार को बनाना था। इसलिए वो कहते हैं कि एकात्मक सरकार बननी थी, एक ही तरीके की सरकार बननी थी, जो नेताओं ने नहीं बनाया। ये नेताओं पर आरोप लगाते हैं और जो संघीय ढांचा है इसका विरोध करते हैं। अगली हेडिंग आती है कि असफलताएं। इसके अंदर साथियों ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो
परिस्थिति आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, खासतौर से पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, उसके अलावा गोवा था एक ईसाइयों के, उसमें इनका पूरा क्षेत्र यही है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए। मुसलमान जो है विदेशी हैं, विदेशियों को हमारी मातृभूमि दे दी। पाकिस्तान के बंटवारा के बारे में आरोप लगाते हैं। और साथियों, हमको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के बंटवारे का बीज आरएसएस ने बोया, सावरकर ने बोया, दो राष्ट्र की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि विकास क्रम में मुसलमान हमारे देश में आ गए थे। 1000 साल तक इस्लाम धर्म के शासकों ने हमारे यहाँ शासन किया। अंग्रेजों को मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया, उन्होंने ब्रिटिश संसद में पारित किया और वहाँ से यहाँ लेके आ रहे कि भैया इस तरीके से हम देश को आज़ाद करेंगे। इसमें आगे कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान संविधान है, जिसने देश को लगभग स्पष्ट रूप से अलग अलग अनेक इकाइयों में परिवर्तित कर दिया है। ये संघीय ढांचा के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक का अपना अलग अलग राज्य है और सभी एक संघ से संबद्ध हैं। आगे कहते हैं कि उस समय की, कुछ लोग ये सोचने लगते उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की परिस्थिति में क्या एक राष्ट्र बन सकता था, और उस समय एक देश, एक विधानमंडल संपूर्ण देश को चलाता हुआ एक कार्यकारी केंद्र स्थापित हो सकता था। ये जो बात कह रहे हैं, यही एकात्मिक शासन व्यवस्था है। मगर वो कहते हैं कि ये जो नेता थे उस समय, नेताओं के दिमाग के अंदर जो ये संघीय ढांचा था, यही उनके दिमाग में था। अगली हेडिंग आती है संघ राज्य के मूल में। और वो कहते हैं कि 1923 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो ये दावा करती थी कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने शुरुआती दौर में संघीय ढांचा का प्रस्ताव लाया था, जिसके अंदर भाषा और जो कल्चर है उनका, उसके आधार पर राज्य बनाने का एक प्रस्ताव आया था। और वो कहते हैं कि अंत में वो क्या बनाना चाहते थे ये स्पष्ट नहीं था। फिर किसी अंग्रेजी राइटर्स का हवाला देते हुए कहते हैं, उसने लिखा था कि जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो बहुत सारे जो भाषाएं अलग अलग हैं उतने टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से संविधान के अंदर भी इसी संघीय ढांचा को लाया गया। और आगे फिर बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि आपस में झगड़ा हो गया, फिर एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे, लड़ रहे थे, टुकड़े के समान कब्जा करने की कोशिश करते। बहुत सारे उस समय की परिस्थितियों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। फाइनली वो इस संघीय ढांचा का, संघीय व्यवस्था का विरोध करते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारा भविष्य दांव पर। इसमें ये कहते हैं कि जो मातृभूमि और हमारी राष्ट्र की जो विचार है, जो सपना है, वो चूर चूर हो गया। और वो जो उस समय के नेता उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके विचार में ये कभी नहीं था कि हमारा हिंदू राष्ट्रीय जीवन है और हम एक राष्ट्र, एक देश, एक जन हैं। इस तरीके की धारणाएं जो नेता थे, लीडरशिप के लोग थे, उनके दिमाग के अंदर नहीं थी। और आगे कहते हैं हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे हमारे देश से अंग्रेज यहाँ से गए तो जो ये जोड़ जाड़ के एकता बनाई गई थी, टुकड़ों को जोड़ जाड़ के एकता बनाई गई थी, उनके जाते ही ये एकता के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरीके से साथियों इस पूरी व्यवस्था पर वो आरोप लगाते हैं। और वो कहते हैं कि उनका जो राष्ट्रीय जीवन है, हिंदू राष्ट्र का जो राष्ट्रीय जीवन है, उसका जो भविष्य है वो खतरे में है। और एक देश, एक राष्ट्र, एक जन, जो आरएसएस की अवधारणा है, उसको, उस अवधारणा से वो राष्ट्र कायम होना था, जो नहीं हो पाया। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से पूरे राष्ट्र को बांधने का काम जो गांधी, नेहरू या जो भी उस समय के नेतृत्व के लोग थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी थीं, सब ने इस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को समर्थन दिया। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से सारे देश को बांधा। तो ये जो व्यवस्था थी, इसको आरएसएस ने गलत माना और इसी के चिढ़ करके महात्मा गांधी की हत्या करवाई। ये तथ्य भी साथी हमको ध्यान रखना, ये बहुत जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको समझ में आता है। और जो आरएसएस चाहता था उस समय वो हो ही नहीं सकता था, इसलिए उस समय की जनता ने आरएसएस को अलग थलग कर दिया था। ये तथ्य भी हमको ध्यान रखने हैं। अगला हेडिंग आता है व्याधि का उपचार। आगे वो कहते हैं कि ये बहुत ही निराशाजनक बात हो गई है, मगर हम निराशा में क्यों पड़ें।
हम तो अपने विचार को लागू करने के लिए आगे की तैयारी करें, और इसके आगे फिर वो लक्ष्य बताते हैं। इनको बहुत ही ध्यान से सुनना कि हमारे लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों पे हमको आगे चलना और इन लक्ष्यों को हमको पाना है। और वो कहते हैं इस लक्ष्य और दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के संविधान से सांघिक ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें और एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त तथा अस्वायत्त इन सभी राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें, यानी इनको खत्म कर दें। उसके बाद एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल और एक कार्यपालिका घोषित करें, और इसके अंदर खंडात्मक, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व के जो चिन्ह हैं ये भी नहीं होने चाहिए। यानी जिस तरीके से अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उन कल्चर है, उनका जो स्वतंत्र कल्चर है उसका उस पर जो गर्व करते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। और ये कहते हैं इन भावनाओं को, हमारे एकत्व को, सामंजस्य को वो ध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए। यानी जो अलग अलग क्षेत्रीय कल्चर है, भाषाएं हैं, यदि वो विरोध करते हैं तो उनको विरोध नहीं करने देना चाहिए। जो केंद्र की सरकार हिंदू राष्ट्रीय जीवन से जो थोपना चाहते हैं या जो पूरे देश पर लागू करना चाहते हैं बस वही हो, बाकी यदि कोई उसका विरोध करे तो उसको विरोध नहीं करने देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए, इस तरीके का भाव व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से संविधान का पुनः परीक्षण एवं पुनर्लेखन हो, इसलिए संविधान को दोबारा समझा जाए और दोबारा संविधान को लिखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखना है। और जो ये धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा जो अंग्रेज दे के गए हैं वो कह रहे हैं, और जो ये पूरा एक विचार है, कॉन्सेप्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का, ये सब विदेशी शासन है। इसकी जगह एक एकात्मक शासन की प्रणाली व्यवस्था को लागू किया जाए और उससे इस पूरी व्यवस्था को निष्प्रभावी किया जाए। इस तरीके से वो कहते हैं कि जो नेता हैं वो साहस से काम लें, देश के टुकड़े टुकड़े ना होने दें, जो एकात्म शासन व्यवस्था का विरोध करें उससे डटकर मुकाबला करें। इस तरीके से वो इस तरीके की व्यवस्था को लाने की बात करते हैं। ये साथियों आरएसएस जो सोच रहा है, जो शासन व्यवस्था लाना चाहता है, जिसको एकात्मक शासन प्रणाली कहता है, यानी हमारी बोलचाल की भाषा में जो बात करूं राष्ट्रपति शासन, एक सरकार, सब एक सरकार, केंद्र की केवल सरकार हो, जो राज्य की सरकारें हैं, राज्यों के स्वतंत्र ढांचे उन सबको खत्म कर दिया जाए, केवल एक ही सरकार। और इस तरफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, ये ध्यान रखना है साथियों। इससे हमको ये समझना है कि आरएसएस की दिशा क्या है। अब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हैं कि आरएसएस की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसलिए सारे संघीय ढांचे का स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रही, उसको खत्म कर रही, राज्यों के अधिकारों को काट रही, केंद्र के हाथ में सारे अधिकारों को ले रही, जितने भी संघीय जो ढांचे हैं उनको कमजोर कर रहे, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संघीय ढांचे को बनाती हैं उन संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रहे, धीरे धीरे करके उनको खत्म कर रहे। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये आरएसएस की योजना के तहत इस संघीय ढांचा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। ये हमको समझना है, ये बहुत ही दुखद होगा। और इस संविधान को पलटना चाहते हैं, संविधान के संघीय ढांचे के स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। इस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो सबसे बड़ा चिंता है और सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके बिना हमारे देश की जो विविधता है उसको बांधकर नहीं रखा जा सकता। एक समय के बाद भारी अराजकता होगी देश के अंदर। तो ये देश के अंदर एक अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिसको हमको ध्यान रखना। और इससे हमको ये समझना है कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर क्या क्या उपद्रव होने वाले हैं, क्या क्या अराजकताएं होने वाली है, किस तरीके से ये सरकार हमारे संविधान को
और संवैधानिक ढांचे को, हमारी सामूहिक संस्कृति को नष्ट करके हिंदू राष्ट्र के नाम पे केवल एक तरीके का सब कुछ थोपना चाहते हैं। इसलिए वो एक टैक्स, एक देश, हर चीज में एक देश, हर चीज में एक, जो एक वाला भाषा है, ये भाषा आरएसएस की विचार से निकलता है, जिसको देश पर लागू करना चाहते हैं। सभी तथ्यों को अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है। आगे कहते हैं शंकराचार्य एवं लिंकन वर्तमान नेतृत्व को प्रेरणा दें। वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो ये एक ही झपट्टे में जो खंडित होने वाली जितनी सारी बातें हो रही है, सब खत्म हो जाएंगी। बस के एक बार केवल जो ये एक सरकार बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लागू कर दो तो जितने भी राज्य हैं, जो ही चल रहा है, एक झपट्टे में सारा शांत हो जाएगा। और जितना अविश्वास है, विरोध है, जो ये प्रवाह उमड़ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसा यदि ये करते हैं जो वर्तमान के नेता हैं, तो इन नेताओं को भी आने वाली पीढ़ियां शंकराचार्य और लिंकन की तरह पूजेगी उनको। और इस प्रकार से साथियों वही समझाते हैं वो कि नेताओं को सद्बुद्धि दें, नेता इस बात को समझें, और अंत में जो राष्ट्रीय जीवन है, हिंदू राष्ट्रीय जीवन है, इसके हिसाब से, इसके साथ में चल करके ये जो सारी व्यवस्था है उसको कायम करें, एकात्मक शासन व्यवस्था को कायम करें। ये अंत में आह्वान करते हैं। और इसके पीछे का साथियों जो बेसिक समझ है, जिसको हमको ध्यान रखना है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा के अंदर एक राष्ट्र की जो अवधारणा है, इसी के आधार पर एक राष्ट्र एक सरकार, इस तरीके से वो सोचते हैं। और एक ही संस्कृति, सब कुछ एक ही थोपना चाहते हैं। इसी आधार पे वो राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। तो आप, मैं जो चर्चा रखा हूं आप उसको समझ गए होंगे। और हमको साथ ही खास तौर से ध्यान रखना कि आने वाले समय में जो खतरा देश के सामने आने वाला है, जो खतरा उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व थे, उन्होंने इस खतरे को से लड़ करके दूर किया। यानी जो एक तरीके का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जिनके चक्कर में हमारा देश का टुकड़ा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, उसी विचार के चक्कर में फिर आगे खालिस्तान आ गया, उसके आगे पादरिस्तान आ गया। तो ये जो विचार था, इसको उस समय के नेतृत्व ने तोड़ा और एक संघीय ढांचा बना करके, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से एक संविधान बना करके, संविधान के अंदर सबको स्वतंत्रता दे करके, सबकी संस्कृतियों को स्वतंत्रता दे करके, अपनी संस्कृतियों के साथ जिए रहें, ये सबकी स्वतंत्रता दे करके एक राष्ट्र को बांधा। आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार आरएसएस इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे विचार को तोड़ना चाहती है। वो इस विचार को तोड़ने के लिए वो युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। ये हमको समझना है साथियों, ये बहुत बड़ा खतरा है। और हमारी जनता के दिमाग में धर्म का नशा चढ़ा करके, हिंदू मुसलमान के अंदर घृणा पैदा करके, इस तरीके का वातावरण उन्होंने बना दिया कि वो हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मगर साथियों, हमारे देश को विखंडित करने का काम है ये। जब भी आरएसएस ने इस तरीके का मुद्दा उठाया, तब देश के खंड खंड हुए, अखंडित नहीं हुआ, खंडित हुआ। और आज की जो परिस्थिति है, विकास क्रम के हिसाब से, मैं बार बार विकास क्रम समझाया हूं, विकास क्रम में हमारा देश जहां आज आके खड़ा है, आज हम किसी एक धर्म का, एक धर्म से राज सत्ता का, एक धर्म का राष्ट्र, इस राष्ट्र को घोषित नहीं कर सकते। जब भी हम ये बात करेंगे, तब हमारे देश के कई टुकड़े होने का आवाज उठने लगेगा। कई पंथों का, कई संस्कृतियों का, कई भाषाओं का अलग अलग खंडित होने का आवाज उठने लगेगा। इसलिए ये जो आरएसएस की धारणा है, ये धारणा विकृत है। ये देश को खंडित करेगी, देश के खंड खंड करेगी, आपस में लड़ाएगी, अराजकता पैदा करेगी, घृणा पैदा करेगी, नफरत पैदा करेगी, देश को तोड़ेगी। इसलिए इस विचारधारा पे, जिस विचारधारा की तरफ ये सरकार बढ़ रही है, इस खतरे को हमको समझने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने विचार नवनीत से
गोलवलकर की आरएसएस की जो मूल अवधारणा मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आप आरएसएस के चरित्र को समझ पाएंगे और इससे आप नरेंद्र मोदी की सरकार को भी चरित्र को समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस दिशा में बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये मेहनत है, जो मैं सब आज आपको बता रहा हूं, ये हमारे राष्ट्र को जोड़ने के लिए, हमारे राष्ट्र के खतरे को समझने के लिए ये हर नागरिक के काम आएगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ अब मैं इस अध्याय की चर्चा यहीं ख़त्म करता हूं। आप इस पूरे मेरी जो मैंने समझाया इसको समझ गए होंगे और आपसे निवेदन ये करता हूं कि विचार नवनीत के जितने भी वीडियो हैं उनको सारे सुने। हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा गोलवलकर की जो किताब थी उसके पहले वीडियो है उनको सुने। हिंदुत्व की जो थ्योरी सावरकर ने दी थी उसके भी वीडियो हैं उनको भी सुने। ये दर्शन सीरीज के अंदर हमने पूरे ऋग्वैदिक काल से कवर किया, सारा इतिहास कवर किया है, सारे दर्शन कवर किए हैं। समय मिले तो उन सबको भी सुने ताकि आप सारी वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। तो प्लेलिस्ट है उस पर जरूर विजिट करें, बहुत सारे फोल्डर हैं उनके वीडियो सुने। जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसको तुरंत सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।